Welcome to MD Teaches Students. Today we will do chapter number 6 from class 10th, that is life process. Here we start from the very basics. कोई भी प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. द प्रोसेस विच हेल्प्स टू मेंटेन आवर लाइफ फंक्शंस एंड आवर लाइफ प्रॉपरली इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. जैसे हम मूवमेंट की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, हमारे बॉडी फंक्शंस हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं रिपेयर होंगे. इन टिश्यूज़ को बनाने के लिए, हमारी एनर्जी के लिए जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं उन सब प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में रखते हैं. जब हम लाइफ प्रोसेस की और मेनली बात करने की कोशिश करते हैं तो इसे हम डिवाइड करना शुरू करते हैं. लाइफ प्रोसेस को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ न्यूट्रिशन, अदर इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज़ एक्सक्रीशन. अब हम एक एक करके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ही क्यों कहा. मैंने ये क्यों कहा कि देयर आर 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या 4 मोड्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. आई एम सॉरी. क्योंकि देखो, एक इंसान है पैरालाइज्ड, क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा. विल ही ग्रो? नो. विल ही डू एनी मूवमेंट? नो. बट वैसी कौन सी प्रोसेसेस है जो स्टिल करेगा? वो होंगी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. क्योंकि इसके बिना चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी, वो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई देर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस विच वी हैव टॉक्ड अर्लियर. अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. कोई भी ऐसी प्रोसेस जिससे हमें खाने से एनर्जी मिले उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसा खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स वो फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. न्यूट्रिशन के भी 6 पार्ट हैं: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर एंड वाटर. देयर आर 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन. पहला है इंजेशन, वो प्रोसेस जिससे हम खाने को क्या करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंजेशन. इंजेशन मोस्टली क्या, मेनली जैसे अगर कोई पैरालाइज नहीं है तो उसको सुइयों से जाता है, बट जो भी एक हेल्दी मैन है उसको माउथ से जाता है. तो अगर हम इंजेस्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? माउथ की. सेकंड ऑर्गन या सेकंड प्रोसेस जो है वो है डाइजेशन. वो प्रोसेस जिससे फूड डाइजेस्ट किया जाता है जूसेस से एंड एसिड से, उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन. डाइजेशन मोस्टली हमारे माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हमारे लार्जर इंटेस्टाइन में होता है. जैसे यहाँ पे ये स्टोमच का डायग्राम भी दे रखा है, तो यहाँ पे HCl होती है, पेप्सिन होती है और बहुत सारे एसिड्स रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा फूड यहाँ पे प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो जाता है मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन. तो वो प्रोसेस जिससे हमने मटेरियल, जो भी हमने खाना खाया जो टूट चुका है, उसमें से खाने को एब्जॉर्व कर लेंगे. जो यूज़फुल चीज़ें उन्हें एब्जॉर्व करना जो होता है उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच यूज़फुल मटेरियल्स गेट एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी फॉर फर्दर यूज इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. और ये जो प्रोसेस है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और इसके साथ साथ ये स्टोमच और लार्जर इंटेस्टाइन में भी होती है, बट जो मोस्टली होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. इसके बाद आती है एसिमिलेशन. The process of utilizing useful materials needed for different functions in our body is called assimilation. जब हम वो प्रोसेस करते हैं जिससे हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल्स को हम एसिमिलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं. और एसिमिलेशन जो होता है ना, वो पूरी बॉडी में होता है, क्योंकि एनर्जी तो सभी बॉडी पार्ट्स को चाहिए काम करने के लिए. ये ज़रूरी नहीं है कि हम रन कर रहे हैं तो सिर्फ हैंड्स की मूवमेंट है या लेग्स की मूवमेंट है, उस टाइम चेस्ट भी है और एनर्जी भी है. तो एसिमिलेशन जो होगी वो सब बॉडी पार्ट्स में होगी. एक्सक्रीशन क्या होता है? अब किसी भी चीज़ में सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं या कुछ चीज़ें गंदी होती हैं. तो ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं फूड में, उनको शरीर से बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन. और ये मेनली जो होता है अनस के थ्रू होता है, और अनस के थ्रू जो होता है इसको कंट्रोल करते हैं हमारे एनल स्फिंक्टर. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 हैं. फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. एंड सेकंड बात करते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स की. तो हेटरोट्रॉफ्स का मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन करता है उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेटरो का बेसिक मीनिंग होता है अदर्स. इसके बाद हम बात करने की कोशिश करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं फर्दर, की ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है.
तो एन ऑटोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड सच एज प्लांट, एल्गी, phytoplankton and some bacteria, whereas heterotrophs are those organisms which don't make their own food and depends on other organisms for their food. हेट्रोट्रॉप्स वो हैं जो कंज्यूम करते हैं फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, फंगी हैं एंड मोस्टली बैक्टीरियाज हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मेन होती हैं, और क्लोरोफिल इनके पास पहले से प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से ये अपना खाना बनाती हैं। और जो क्लोरोफिल होता है ना, वो इन प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है, और ये जो मेनली होता है ना क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल्स, जो हमने 9th में पढ़े, उनमें मिलता है। और क्लोरोफिल जो होता है ना इज़ द ग्रीन पिगमेंट। इसी की वजह से देखो अभी यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, ये जो पत्ती है ये हमें ग्रीन क्यों दिखती है, इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। अगर हम मनी प्लांट जो कि एक्टिविटी 6.1 किसी ने किया है तो उसे पता होगा कि वाई इज़ क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये मेरा एक एडवाइस है सिंपल सी कि एक्टिविटी 6.1 कर लो ताकि अंडरस्टैंड कर सको कि क्लोरोफिल क्यों इम्पॉर्टेंट है। और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो है वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड which are used in the presence of chlorophyll to make food। और इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, एंड मोस्टली जो प्लांट होता है वो अपनी प्रोसेसेस कर पाता है। अब कुछ इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, मेनली 4 होते हैं। फर्स्टली जो सनलाइट होती है उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्स हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और जो हमारा पानी है वो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। देखो इसके लिए जो ये केमिकल इक्वेशन है ये भी राइट है। अगर आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में 6C6H12O6 + 6O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट रॉन्ग, बट अगर आपको सिर्फ NCERT पे डिपेंड करना है तो आप ये केमिकल इक्वेशन भी कर सकते हो, जिसमें 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपकी मर्जी आप किसको करना चाहोगे, बट अगर प्रेफरेंस है कि NCERT एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो आप जो अपर दी थी वो कर लेना। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी लीफ की सरफेस पे, जो क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर्स को कंट्रोल करते हैं, उनको ओपन एंड क्लोज करने में मदद करते हैं। अब इन स्टोमेटल पोर्स का कुछ फंक्शन होता है, जैसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती हैं। और जो गार्ड सेल हैं इन स्टोमेटल्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर एंड गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में जब पानी बहुत ज़्यादा स्वेल इन हो जाएगा तो ये फूल जाएगा एंड इसे खुलने की कोशिश करेगा। इसी तरह हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। इसमें मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से ये रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद बना सकें। इनफैक्ट ये जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप्स का होता है। वन इज़ सैप्रोफाइटिक, जो भी ऑर्गेनिज्म ये करेंगे उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। अदर इज़ पैरासाइटिक, जो भी ये करेंगे उन्हें पैरासाइट्स बोलेंगे। और द थर्ड वन इज़ होलोजोइक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए मैंने होलोजेंस कह दिया, बट दीज आर होलोजेंस मीन्स ह्यूमन बींग्स, जो भी अपने ऑर्गेनिज्म जिनमें इंजेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेसेस जो हैं वो सारी की सारी इनसाइड होती है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बहुत सिंपल न्यूट्रिशन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। ये एक ऐसी चीज़ को खाता है जो पहले से मरी हुई हो या सड़ रही हो, जैसे येस्ट एंड मशरूम। और इसमें जो भी डाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा, इसमें कोई भी ऐसा डाइजेशन नहीं है जो इंटरनल होगा, यानी बॉडी पार्ट्स के अंदर होगा। मोस्टली जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट से खाना लेता है पर उसे मारता नहीं, जैसे मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर हमारे ऊपर बैठ जाते हैं पर हमें कभी मारते नहीं हैं। सो ये जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है इसे बोलते हैं पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। इसमें सारे जो भी स्टेप्स हैं किसी न्यूट्रिशन के वो सारे के सारे एक बॉडी के अंदर होते हैं, ना कि बॉडी के बाहर, जैसे अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। व्हेन अमीबा सी एनी फूड, इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज pseudopodia moves towards it and it forms a boundary around it. Then it takes food particle and it reaches vacuole where it gets used and necessary materials are being used by amoeba and waste materials are thrown out of it. In this way nutrition in amoeba takes place. इसमें क्या है
कि जो भी अमीबा खाना देखता है तो अमीबा के एक सरफेस पे एक सिंपल सी फिंगर लाइक या लेग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। ये खाने की तरफ एक लेयर बनाती है, उसे अपने अंदर लेती है, जहाँ से खाना फूड वैक्यूल में जाता है, जहाँ पे खाने को यूज़ कर लेते हैं। एंड देन जो भी अनयूज्ड मटेरियल्स हैं या अनयूजफुल मटेरियल्स उन्हें ये अमीबा अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का मैंने डायग्राम लगा दिया। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले हम खाना किससे लेंगे, माउथ से। किससे तोड़ेंगे, टीथ से। अब इसमें रोटेट किससे करेंगे, टंग से। और सलाइवा को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे सलाइवा के लिए एक एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी 6.3, जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक में, दोनों में स्टार्च लेना है, एक में सलाइवा ऐड करना और एक में सलाइवा ऐड नहीं करना है। बाद में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आप मिक्स करोगे तो जिसमें सलाइवा था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो स्टार्च होता है उसे सलाइवा ब्रेक कर देता है शुगर में। अब सलाइवा सिक्रेट कौन करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं सलाइवा, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसे सैलिवरी एमिलेज बोलते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कोई भी ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं। यहाँ पे स्मॉलर नोट्स मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, जिनको नोट्स करने हैं वो देख लेना। अब जो खाना है वो हमने खा लिया, तोड़ दिया, उसमें सलाइवा मिक्स कर दिया। उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो कहीं से पेट में तो पहुंचेगा। तो जो हमारी ये फूड पाइप होती है ओएसोफागस, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। और ये फूड जो है ना वो हमारे माउथ से सीधे कहाँ एंटर करता है, स्टमक में। किसकी मदद से, ओएसोफागस में। और स्टोमक जो है वो फिर एक्सपेंड करता है ताकि जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो मिक्स कर जाए। जैसे हमने देखा है जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक क्या होता है, फूल जाता है, तो इसी वजह से होता है। और स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो 3 चीज़ें रिलीज़ करते हैं। वन इज़ HCl, अदर इज़ पेप्सिन एंड थर्ड वन इज़ मकस, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हम अभी आगे देखने वाले हैं। बट अगर मैं एक स्मॉल हिंट दूँ तो HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो फर्स्टली अगर HCl की बात करें तो ये मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। और एसिडिक मीडियम पेप्सिन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिन विदाउट एसिडिक मीडियम के वर्क नहीं कर सकता। खाने को ये तोड़ता है और जो भी प्रेजेंट है बैक्टीरिया फूड में उसको HCl टोटली किल कर देता है, ताकि हमारा फूड क्या हो, अनहार्मफुल हो जाए या फिर यूज़फुल हो जाए। और HCl की फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा और इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इसके बाद आता है मकस। मकस जो है वो स्टोमच की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है एसिड्स। इसके बाद आते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमच टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये फूड को रिलीज़ करते हैं पेट से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है और इसका कारण है एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब एक फैक्ट है कि मीट जो है ना वो ग्रास से जल्दी डाइजेस्ट होता है। यही कारण है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ हर्बीवोरस, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स को ज़्यादा टाइम लगता है अपने खाने को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ग्रास जो है वो लेट डाइजेस्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ मीट। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की स्पेसिफिक बात करते हैं। तो पहली बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल की, और पूरा डाइजेशन फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोटीन्स का कहाँ टेक प्लेस करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी वजह से, इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से एंड पैनक्रियाटिक जूसेस की वजह से, जिसको अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली अगर हम बात करें बाइल जूस की, तो जो ये बाइल जूस होता है ये लीवर सिक्रेट करता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। इसके बाद ये जो बाइल जूस है ये हमारे मीडियम को एल्कालाइन कर देता है, क्योंकि जो ट्राइप्सिन है वो इसके बिना वर्क नहीं कर सकता। और ये किस पे एक्ट करता है, फैट पे, और हेल्प ट्राइप्सिन एंजिन टू एक्ट। और जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो भी हमारी बॉडी में है वो इसकी वजह से एक्ट करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लिपास ब्रेक्स एमल्सिफाइड फैट। जो हमारे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की मदद से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। और जो हमारा लिपास होता है, प्रेजेंट पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वो ब्रेक करता है एमल्सिफाइड फैट को। और बाइल सॉल्ट जो हमने सुना है वो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स विच ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है ना वो 3 चीज़ें रिलीज़ करता है जो कि पैनक्रियास से रिलेटेड। फर्स्ट इज ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लिपास क्या करेगा, एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करेगा। एंड इसके बाद जो एमिलेस है वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। अब एमिलेस के बाद हम नेक्स्ट ऑन जब आते हैं तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं
वो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन को किस में ब्रेक करते हैं, अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लाइसरॉल में तोड़ देते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि ये तोड़ रहे हैं, किस तरह अलग अलग चीज़ें में ब्रेक हो रहे हैं, जैसे पेप्सिन का वर्क है, HCl का वर्क है, मकस का वर्क है, इसी तरह अलग अलग पैनक्रियाटिक जूसेस का भी वर्क है। अब हम बात करते हैं विली की। तो विली जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए। और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, खून जो होता है उससे खाना जो होता है ना एब्जॉर्ब होके हर एक बॉडी सेल तक जाता है। तो विली का मेन फंक्शन है जो भी सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करना एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक पार्ट से एब्जॉर्ब फूड को दूसरे पार्ट तक और हर एक सेल तक लेके जाना। अब एब्जॉर्ब फूड जो है ना वो यूटिलाइज़ किस चीज़ में होता है, तो पहले हमें जिस एनर्जी चाहिए उसमें यूज़ होगा। हमारे टिश्यूज़ को बनाने में बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, तो इन टिश्यूज़ को बिल्ड करने में, और जो भी हमारी टिश्यूज़ टूट गई हैं, डेड टिश्यूज़ हैं या सेल्स टूट गई हैं, इन सब को रिपेयर करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें एब्जॉर्ब फूड की मदद से मिलती है। अब जो भी खाना हमने अनएब्जॉर्ब रह गया या हम यूज़ नहीं कर पाए वो सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, जहाँ पे विली जो होगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो अनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा और इसे एनाल स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।